जस्ट उल्टा है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। x के जिस वैल्यू के लिए f डबल डैश x की वैल्यू पॉजिटिव आती है या 0 से बड़ा आता है तो उसको वो हो जाएगा क्या, मिनिमा, और 0 से कम आता है मतलब निगेटिव आता है तो हो जाएगा मैक्सिमम। तो सरल रेखाओं के परपेंडिकुलर होने पर क्या शर्त होना चाहिए कि दोनों के जो स्लोप है या ढाल है या प्रवणता है उनका जो गुणनफल है वो -1 के बराबर होना चाहिए। और पैरेलल होगा तो दोनों का ढाल या प्रवणता या स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। जब भी आप स्टैटिक्स या सांख्यिकी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको श्रेणी या सीरीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर सीरीज का कॉन्सेप्ट या श्रेणी का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है और बहुत अच्छे से आप क्लियर है तो फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जय श्री राम। तो एमकेडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटेक्निक मैथ प्रीवियस ईयर एग्जाम सॉल्यूशन। तो ऑलरेडी हमने 21, 22, 23, 24 4 साल का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बना रखा है। आज हम लोग देखेंगे अप्रैल मई 2025 का क्वेश्चन पेपर है M1 का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जो न्यू स्कीम था अभी तक के पहले का वो 70 मार्क्स का मैक्सिमम था, जिसमें से पासिंग मार्क्स हम लोग को 25 लाना था। 3 आवर्स का एग्जाम होगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, ठीक है। नोट में बोले तो ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी अनलेस मेंशन अदरवाइज इन केस ऑफ एनी डाउट ऑफ डिस्प्यूट, इंग्लिश वर्जन, ठीक है, मान्य रहेगा। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है जब तक कि कहीं इसके विपरीत ना लिखा हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है यूनिट 1 इकाई 1, ठीक है। इकाई 1 में हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन बनाना है सॉल्व द डिटर्मिनेंट्स, या सारणी की सहायता से क्या करना है, हल करना है। इक्वेशन ए डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है और 0 के इक्वल है, उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है डिटर्मिनेंट 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स इक्वल टू में 0। तो डिटर्मिनेंट में जैसा हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है, या तो किसी रो में 3 0 कंटिन्यूअस ले आए या किसी कॉलम में 3 0 कंटिन्यूअस ले आए। अगर वैसा नहीं आता है तो क्या करेंगे कि कंटिन्यूअसली 2 0 लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं क्या, C1 C2 C3, ये हम लोग का रो 1 रो 2 और ये है अपना रो 3। तो सबसे पहले हम लोग जो ऑपरेशन लगाएंगे या संक्रिया लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे कि C1 टेन टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। इसके जगह पे इन तीनों को ऐड करके हम लोग को लिख देना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स 1 और 1, तो 3 प्लस एक्स, यहां भी 3 प्लस एक्स और यहां भी 3 प्लस एक्स आ जाएगा। बाकी C2 और C3 में हम लोग को कोई चेंजेस नहीं करना है, तो उनको एज इट इज लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करना है हम लोग को, 3 प्लस एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो C1 से 3 प्लस एक्स कॉमन, या इसी को बोलेंगे उभयनिष्ठ लेने पर, ये काम में हम लोग को लिखना जरूरी है क्योंकि मार्क्स इससे कट सकता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस एक्स बाहर ले लेंगे, 3 प्लस एक्स बाहर, डिटरमिनेंट्स के अंदर बचेगा 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स और इक्वल टू में 0। अब क्या कर देते हैं हम लोग, ये जो 3 कंटिन्यूअस 1 1 आ गया है, किसी 2 को आपस में माइनस कर देंगे तो 2 कंटिन्यूअस 0 आ जाएगा। जैसे
ये जो R2 है हम लोग का, R2 को लिख लेते हैं हम लोग R2 माइनस R1, और R3 को लिख लेते हैं R3 माइनस R2। क्या मिल जाएगा 3 प्लस एक्स, यहां आ जाएगा 1 1 1, और इधर R2 को R2 माइनस R1, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 प्लस एक्स माइनस 1, एक्स आ जाएगा 1 माइनस 1 अगेन 0 हो जाएगा। R3 को हम लोग लिखना है R3 माइनस R2, तो R3 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 और माइनस प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 1 1 माइनस होगा, एक्स बचेगा, और इक्वल टू में 0। अब क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग। एक्सपेंड कैसे करना है, तो इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर क्या मिल जाएगा 3 प्लस एक्स, और इनटू में 1, और इसके लिए डिटर्मिनेंट बचेगा हम लोग का ये चारों, x 0 माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू 0। तो 3 प्लस एक्स, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका आ जाएगा 0। तो 3 वैल्यू मिलेगा यहां पर। क्या 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0, यहां से मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 3। तो 3 वैल्यू हम लोग के पास मिलेगा। क्या, हेंस x इक्वल टू 0 0 माइनस 3, ये हो जाएगा इसका फाइनल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फर्स्ट का भी, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ टू द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल। 3 इक्वेशन दे दिया हम लोग के पास, इन तीनों को सॉल्व करना है किससे, क्रेमर नियम। डिटर्मिनेंट्स का मेथड है क्रेमर, तो हमने ऑलरेडी इसका सेपरेट वीडियो बना रखा है क्रेमर रूल का, आप वहां पर भी जाकर के उसको वॉच कर सकते हैं और बेसिक देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग को किससे बनाना है, क्रेमर नियम से बनाना है। ठीक है, क्रेमर नियम या डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्रेमर नियम वाले में जानते हैं कि जो 3 वेरिएबल का क्रेमर नियम है, उसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, x इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी, y इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी, और z इक्वल टू डी जेड अपॉन में डी, वेयर जहां ये d क्या है, तो d एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू रहेगा क्या, जितने भी कोफिशिएंट दिए हुए हैं। पहले x वाले को लिख लेते हैं 1 3 1, देन y वाले को 1 माइनस 2 3 माइनस 1 1 माइनस 2, साइन के साथ, चिन्ह के साथ ले लेना है। ठीक है, सेम वैसे ही dx की बात करेंगे हम लोग, तो dx में क्या करना है हम लोग को, डिटर्मिनेंट्स लिखना है, और इस बार x वाले की जगह पे कांस्टेंट को लिख लेना है। तो 6 माइनस 5 14, देन बाकी सेम रहेगा 1 माइनस 2 3 माइनस 1 1 माइनस 2। नाउ dy इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब इस बार y वाला जगह पे है ना, y वाला जो था उसके जगह पे कांस्टेंट लिखेंगे, बाकी सेम रहेगा। x वाला वैल्यू तो सेम रहेगा 1 3 1,
y के जगह में आ जाएगा हम लोग का कांस्टेंट, मतलब 6 माइनस 5 14, और z को एज इट इज लिखना है -1 1 -2 ना। dz की बात करेंगे हम लोग, तो dz जो है क्या हो जाएगा, अब इस बार z वाले पोजीशन को चेंज करना है, x और y सेम रहेगा, 1 3 1 1 -2 3 -1 1, सॉरी z को चेंज करना है ना, z के जगह में क्या रहेगा, कांस्टेंट वाला टर्म, तो 6 -5 और 14, ये -5 है। अब हम लोग को करना क्या है, ये जो d है, dx है, dy है और dz है, इन सभी को सॉल्व करके और क्या करना है, मान निकाल के और इस फॉर्मूले में मान रख देना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं d, तो d कैसे निकलेगा, ये जो डिटर्मिनेंट्स है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सपेंड करके। तो सबसे पहले 1, इसके लिए ये रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ये चारों बचेगा, -2 1 3 -2, बीच में -1। अब इसके लिए ये रो, तो 3 1 1 -2 और -1, और इसके लिए आ जाएगा इस रो के लिए ऐसा, तो 3 -2 1 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मिल जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा माइनस +4 -3 -1, यहाँ आ जाएगा -6 -1 -1 9 +2 4 3 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -7 +7, यहाँ 9 2 11 -11, तो यह आ जाएगा हम लोग का -4, इसका मान d का। सिमिलरली dx dy और dz निकालना, तो dx जो दिया हुआ है, dx को सॉल्व करते हैं हम लोग, 6 इस बार ये चारों, तो -2 1 3 -2 देन -1, इसके लिए आएगा, बीच वाला गायब हो जाएगा, -5 1 14 -2 और लास्ट में -1, और इसके साथ आएगा 5 -2 14 3, सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 ये हो जाएगा अगेन 4 -3 -1, ये हो जाएगा +10 और -14 -1, यहाँ आ जाएगा -15 और +28, तो 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि 6, यहाँ आ जाएगा -4 +4, यहाँ 28 में से 15 गया 13, तो -13, कितना आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लेना है अपने को, d वाला जो वैल्यू हम लोग निकाले थे ना, d वाले में थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लेना है। क्या 7 1 8 आया था, -11, तो -11 से जाएगा तो ये -3 बचेगा, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है। अब वापस आते हैं हम लोग, dx में हम लोग के पास क्या मिल गया था, 6 4 10 -13, तो -13 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग को निकालना है क्या, dy, तो dy निकालते हैं, 1, इसके साथ क्या आएगा, -5 1 14 -2 -6, इसके साथ आ जाएगा 3 1 1 -2 और -1 के साथ ये वाला टर्म
तो 3 - 5 1 और 14। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा, तो 1 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 -14 -6 ये हो जाएगा अगेन -6 और -1 -1 42 माइनस माइनस प्लस 5। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा -4, यहाँ आ जाएगा -7 -7 इंटू 6 माइनस माइनस प्लस 7 6 42, यहाँ आ जाएगा 47 -47। तो -47 और -4 हो जाएगा 51, 51 में से 42 चला जाएगा तो -9 बचेगा हम लोग का क्या, dy। ठीक है ना। dz निकाल लेते हैं सेम वैसा ही। तो dz जैसा कि हम लोग का दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 1 इसके साथ क्या आएगा, ये चारों -2 -5 3 14 देन -1 इसके साथ आ जाएगा बीच वाला 3 -5 3 -5 1 14 और लास्ट में +6 और इसके साथ आएगा 6 के साथ आ जाएगा ये वाला टर्म। ठीक है, 3 -2 1 3। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ से 14 दूना 28 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 15 -1 ये हो जाएगा 14 या 42 माइनस माइनस +5 +6 ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस +2 तो ये हो जाएगा -28 में से 15 जाएगा -13, यहाँ 42 5 47 इंटू -1 -47 और 11 6 66 तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 7 3 10 और 4 1 5 5 और 1 6 है ना, -60 +66 तो मिल जाएगा हम लोग को +6 dz की जगह। अब ये सारे वैल्यू मिल गए हैं, उसको हम लोग को क्या कर देना है, वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो क्या वैल्यू होता है, x = dx/d। dx हम लोग का कितना आया है, dx आया है हम लोग का -3 है ना, और d भी आया हम लोग का क्या, -3। ठीक है, तो -3/3 यानी कि +1 हो जाएगा x की वैल्यू ना। dy y = dy/d। तो dy की वैल्यू है -9/d यानी कि -3 ये हो जाएगा +3 और z इक्वल टू होता है dz/d। तो dz की वैल्यू है 6/-3 यानी कि -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग के पास x 1 y का 3 और z का 2 ये हो जाएगा हम लोग का क्या। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अब उसी का फर्स्ट यूनिट का ही जो हम लोग फर्स्ट का बी बनाए थे उसी के अथवा में क्वेश्चन आया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, 3 इक्वेशन अगेन दिया हुआ है जिसको हम लोग को किससे फाइंड करना है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। हाँ, तो ये 3 इक्वेशन हम लोग के पास गिवन है, इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड। सबसे पहले इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है ax = b। ठीक है, वेयर जहां a हम लोग का क्या रहेगा, गिवन मैट्रिक्स जो हम लोग इक्वेशन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो कोफिशिएंट को जैसा अभी डिटरमिनेंट में लिख रहे थे वैसा ही पहले x के कोफिशिएंट को लिख लेना है, देन y के कोफिशिएंट को लिख लेना है,
और फिर लास्ट में जेड के कोफिशिएंट। ध्यान देना है, चिन्ह के साथ लिखना है, ठीक है। देन एक्स क्या रहेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ वेरिएबल, तो कितने वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। और बी क्या रहेगा, तो बी हम लोग का जो कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन में 6, 14 और 36, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, हम लोग को फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। तो एक्स फाइंड करना है, ए को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा b अपॉन में a, और इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर -1 इंटू में b। अब मैट्रिक्स में हम लोग क्या कर लें कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का a इनवर्स निकाल लें और उसके साथ b में मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो a इनवर्स निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, एडज्वाइंट ऑफ ए अपॉन में मॉड ऑफ ए। अब सबसे पहले हम लोग को मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा, तो मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट, तो 1 1 1 1 2 4 1 3 9। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 1 इसके साथ आ जाएगा ये चारों, 2 3 4 9 -1 इसके लिए क्या आ जाएगा 1 3 1 9, लास्ट में +1 इसके लिए आ जाएगा इस 1 के लिए ये चारों 1 2 1 4। सॉल्व कर लेते हैं तो 1 यहाँ से आ जाएगा 9 2 18 -12 -1 9 -3 +1, ये हो जाएगा 4 -2। सॉल्व कर लेते हैं, 18 -12 यानी कि 6, यहाँ आ जाएगा 6 तो ये -6 हो जाएगा, और 4 -2 यानी कि +2, तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा हम लोग का क्या, मॉड ऑफ ए, ठीक है। और एडज्वाइंट ए का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि जो एडज्वाइंट ऑफ ए है वो होता है क्या, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये हम लोग का 3x3 के लिए जो मैट्रिक्स है हम लोग का 3x3 के लिए, ठीक है। अब यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं ये जो कैपिटल A11 A12 ये सब जो है वो क्या दिया हुआ है, एडज्वाइंट कोफैक्टर, ठीक है। तो हम लोग इसको निकालते कैसे हैं, तो इसके फॉर्मूला होता है aij इक्वल टू -1 टू दी पावर i प्लस j और इनटू में mij। इस aij को हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर, जिसको बोलते हैं सखंडज, और mij को हम लोग बोलते हैं उपसारणिक या कोडिटर्मिनेंट्स, ठीक है। और i और j क्या है, i जो है नंबर ऑफ रो और j जो है वो नंबर ऑफ कॉलम भी बोल सकते हैं या फिर एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू रो, मतलब जिस रो की बात हो रही है उसके कॉलम, जैसे A11 लिखे हैं, ठीक है। तो A11 का मतलब क्या, I मतलब फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, A12 लिखे तो फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट, वैसे अगर 2 1 लिखे तो दूसरे रो का पहला एलिमेंट, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम लोग को पूरा वैल्यू को पहले निकालना है और वहां पे फिलअप कर देना है। तो फाइंड करते हैं हम लोग पहले A11, तो A11 इक्वल टू आ जाएगा क्या, -1 टू दी पावर 1 + 1
और m11, -1 के पावर 2 यानी कि +1, और m11 मतलब जिसको ले रहे हैं उसके रो और कॉलम को छोड़ देना है। तो 2 3 4 9 सॉल्व कर देते हैं, आ जाएगा 18 - 12 यानी कि 6। सेम ऐसे ही A12 निकालना है तो -1 टू दी पावर 1 + 2 और m12, तो -1 टू दी पावर 3 यानी कि क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, और m12 मतलब इसके लिए है ना, तो इसके लिए क्या आ जाएगा हम लोग का, वो छोड़ देंगे 1319, 1319। ठीक है, सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 9 - 3 तो 6 यानी कि -6 आ जाएगा क्या, A12। ठीक है, सेम वैसे ही हम लोग को निकाल लेना है A13। A13 मतलब -1 टू दी पावर 1 + 3 और m13 तो -1 के पावर 4 यानी कि +1, और m13 मतलब इसके लिए निकालना है इस बार 1 के लिए, तो 1214, 1214 यह आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 - 2 यानी कि 2। ठीक है, तो 3 वैल्यू हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो लिखते चलते हैं शॉर्ट में। A11 आ गया है 6, A12 आ गया हम लोग का -6 और A13 आ गया 2। नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग A21। A21 इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 + 1 और m21, तो -1 के पावर 3 यानी कि -1, और साथ में क्या आएगा m21, इस बार इसके लिए लेंगे तो इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे 1149। सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा, -1 9 - 4 यानी कि -5 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही A22 निकाल लेंगे तो -1 टू दी पावर 2 + 2 साथ में m22 तो हो जाएगा +1, और m22 मतलब इस बार इसके लिए है ना, तो क्या हो जाएगा, ये रो है ये और बीच वाला, तो 1119 1119 1119 इस बार हो जाएगा 9 - 1 यानी कि 8 आ जाएगा। अगला A23 तो -1 टू दी पावर 2 + 3 और m23 तो -1 के पावर 5 यानी कि -1 और m23 मतलब इसके लिए, तो ये रो और ये कॉलम 1114 1114 तो यह आ जाएगा -1, यहाँ 4 - 1 तो हो जाएगा 3 और ये -3। तो वैल्यू को लिख लेते हैं, क्या आ गया है, A21 -5, A22 आ गया है हम लोग का 8 और A23 आ गया है -3। ना अगला निकालते हैं हम लोग, नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग A31 इक्वल टू -1 टू दी पावर 3 + 1 और m31 -1 की पावर 4 यानी कि +1 हो जाएगा, और m31 मतलब इसके लिए इस बार इस रो को छोड़ देना है और कॉलम को, 1123 1123 सॉल्व कर देते हैं, 3 - 2 यानी कि आ जाएगा 1। सिमिलरली A32 इक्वल टू -1 टू दी पावर 3 + 2 और m32 तो -1 के पावर 5 ऑड नंबर यानी कि फिर से -1, और m32 बोल रहा है तो इसके लिए। ठीक है, तो ये कॉलम और ये रो 1113
ये 3 है ना, 1 1 1 3, तो जाएगा -1 और 3 -1 यानी कि 2, तो -2 है। ऐसे ही जो है A33 निकाल लेते हैं, तो -1 टू दी पावर 3 + 3 और M33, तो -1 के पावर 6 यानी कि इवन नंबर, तो +1, और M33 की बात होगी तो इस बार इसके लिए ये और ये 1 1 1 2 1 1 1 2, ये आ जाएगा हम लोग का 2 - 1 यानी कि 1। सारे वैल्यू को रख लेते हैं, तो A31 आ गया है 1, A32 आ गया है -2 और A33 आ गया है 1। ठीक है, तो ये हम लोग का वैल्यू मिल गया सभी का। ठीक है, अब ये जो मान था हम लोग का एडजॉइंट वाला, उसमें मान को रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हम लोग का एडजॉइंट ऑफ A = A11, A11 यानी कि 6 -6 और 2, A21 -5, A22, A23, फिर A31, A32, A33। ध्यान रखना होगा कि नॉर्मल जो केस होता है, नॉर्मल केस में जो मैट्रिक्स रहता है उसमें ऐसा लिखा रहता है A11, A12, A13, और जो एडजॉइंट रहेगा उसमें ऐसा हो जाता है A11, A12 और A13। इसमें कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, इसको क्लियर रखेंगे। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो मॉड A की वैल्यू आया था उसको रख के और निकाल लेते हैं क्या, A इनवर्स। तो A इनवर्स इक्वल टू क्या, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में मॉड ऑफ A। तो एडजॉइंट A की जो वैल्यू दिया है 6 -5 1 -6 8 -2 2 -3 1, और मॉड A की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मॉड A हम लोग कितना निकाले थे, मॉड A निकाल चुके हैं हम लोग 2। ठीक है, ये हो गया 2। अब जो हम लोग का इक्वेशन था उसमें मान को रख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या था हम लोग का, x = A इनवर्स B। ठीक है, x मतलब x y z, और A इनवर्स यानी कि 1/2 को बाहर लिख लेते हैं 1/2, और A इनवर्स की वैल्यू 6 -6 2 -5 8 -3 1 -2 1। ठीक है, और साथ में b कितना दिया हुआ था, तो जो कांस्टेंट टर्म था हमारे इक्वेशन का उसको। ठीक है, क्या दिया हुआ था b, ये है ना 6 14 और 36। सिक्स 14 और 36 सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 1/2 को ऐसे ही रहने देते हैं, इनका मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो इस रो का कॉलम से 6 6 6 36 14 पंचे 70 और प्लस 36। सेम वैसे ही अब दूसरे रो का उसी कॉलम से, तो -36 14 8 112 और -72। अब थर्ड वाले का तो 12 -42 और +36।
सॉल्व कर देते हैं। 1/2 ये आ जाएगा हम लोग का 72 में से 70 गया 2, यहाँ 72 और 36 6 2 8 7 3 10 108 तो 4 आ जाएगा ना 4। यहाँ पर 36 और 12 48 48 में से 42 गया 6, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा XYZ इक्वल टू 2 1 जा 2 1 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर मिला हम लोग को, हेंस x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3, ये हो जाएगा हम लोग का गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यूनिट 2 में, इकाई 2। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट 1 प्लस cos 2a प्लस sin 2a अपॉन में 1 माइनस cos 2a प्लस sin 2a इक्वल टू में cot a। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, LHS को ले लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का LHS हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर ना फॉर्मूला है, cos 2a का भी अलग से फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले से हम लोग डेराइव करते हैं। तो अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे याद कर लें, जैसे फॉर्मूला होता है cos 2a का 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक होता है हम लोग का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर फर्स्ट वाले फॉर्मूले को हम लोग देखें, तो अगर इसको इधर ट्रांसफर कर लें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, और दूसरा अगर इसके एक साथ लेके चलें तो इसके लिए जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को कि cos 2 थीटा ये इधर आ जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। तो या तो हम लोग डायरेक्ट वहां पे वही वैल्यू रख दें या फिर इस तरीके से पहले इसको लिखें फिर इसको लिखें। ठीक है, इसके अलावा जो साइन 2 थीटा होता है उसका भी फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा। इन तीनों फॉर्मूला का यूज हम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम लोग को वैल्यू रख देते हैं, 1 को 1 ही रहने देते हैं, cos 2a की जगह में लिख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a। नीचे में सेम वैसे ही 1 माइनस cos 2a है, तो cos 2a का इस बार कौन सा फॉर्मूला लगाना है, साइन वाला माइनस वाला। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और प्लस में साइन 2a के जगह में फिर से वही 2 साइन a इंटू में cos a। अब ऊपर से हाँ ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा और ऊपर से 2 cos a यहाँ भी है और 2 cos a यहाँ भी है, तो दोनों से 2 cos a हम लोग कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या यहाँ का cos a और प्लस साइन a। सेम वैसा ही नीचे में देखिए क्या बचेगा, यहाँ 2 साइन a है और यहाँ भी 2 साइन a है। ठीक है, तो 2 साइन a कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, स्क्वायर था तो 1 साइन a बच जाएगा यहाँ का और यहाँ का बचेगा हम लोग का cos a, तो प्लस cos a। अब ये दोनों ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म जो है वो क्या है, सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या cos a अपॉन में साइन a और cos थीटा बटे में साइन थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का cos
cot A, और यही हम लोग को प्रूव करना था RHS। उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अंडर रूट 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो लिमिट का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, एवेलुएट करना है। ठीक है, तो लिमिट का हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा है, वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने बना रखा है, फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि अपने को अंडर रूट में दिया हो, तो अंडर रूट के अगर अंदर है उसको कैंसिल करना है या रिमूव करना है, तो सबसे पहले हम लोग एक ही रूल जानते हैं, क्या, रेशनलाइजेशन, है ना, क्या, हर का परिमेयीकरण या रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या कर देंगे हम लोग कि रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पर 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3n स्क्वायर प्लस 1, इसका ऊपर नीचे हम लोग को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1। ठीक, और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करते हैं तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हम लोग को, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और a स्क्वायर मतलब 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस b मतलब 3n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में एज इट इज। और नीचे से हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन निकालते हैं। ठीक है, अभी एक स्टेप छोड़ देते हैं उसको, वैसे ही लिख लेते हैं, अंडर रूट 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और प्लस में 3n स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसको, क्या मिल जाएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, यहां पर जब एक्सपेंड करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस 3n स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 1, ये हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग कि n को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, n हम लोग के किस में आना चाहिए, बटे में आना चाहिए। तो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, n स्क्वायर बाहर ले लेते हैं इस रूट से, तो क्या बचेगा, बाहर जब निकलेगा तो n बचेगा। n स्क्वायर जब बाहर लेंगे तो रूट से बाहर निकल के क्या बचेगा, n बचेगा। ठीक है, तो यहां क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर इसमें n स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस यहाँ n से डिवाइड होगा तो एक n बचेगा, यहाँ n स्क्वायर से डिवाइड होगा तो ऐसा हो जाएगा, प्लस यहाँ भी वैसे ही, तो ये हो जाएगा क्या, 3 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। क्लियर है, n स्क्वायर कॉमन ले लिए दोनों से और बाहर निकाल लिए तो n बचा। अब यहाँ पर ये 3n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, n भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस यहाँ भी 3 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब क्या कर देते हैं कि लिमिट की वैल्यू रख देते हैं, लिमिट कितना अपना, इन्फिनिटी। तो 1 बाई इन्फिनिटी जहां भी जाएगा, जैसे 1 अपॉन n है, 1 अपॉन इन्फिनिटी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मान रख देते हैं हम लोग इन्फिनिटी, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर और प्लस यहाँ भी अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर।
सॉल्व कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा, 1 में √3 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ भी 3 प्लस 0, तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा 1/√3 प्लस √3, यानी कि 1/2√3। ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहा है, सी क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y इक्वल टू log sin ex बेस में e। ठीक है, निम्नलिखित फलन का x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन या डिफरेंशिएशन निकालना। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ फंक्शन का है, फलनों के फलन का अवकलन है। इसका भी हमने सेपरेट वीडियो अलग से बना रखा है इस टॉपिक पे, तो आप जाकर के अपने MKD क्लासेस यूट्यूब चैनल पे वॉच कर सकते हैं और बेसिक समझ सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू log sin e टू दी पावर x, हम लोग को x के सापेक्ष अवकलन करना है या डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन 1 मान लेंगे उसको, और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, या इंग्लिश में लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो नो वे क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, d/dx इसका y का, उधर भी d/dx log e और sin e टू दी पावर x। ठीक, अब इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए अभी हम बोले कि किसका है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। तो क्या कर लेते हैं, log t का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं, इसलिए उस पूरे को क्या मान लेंगे, t मान लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी फंक्शन मान सकते हैं, तो लेट sin e टू दी पावर x इक्वल टू में t मान लेंगे। क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां हो जाएगा dy/dx, ये आ जाएगा dy/dx, और log इस पूरे के जगह में आ जाएगा t। अब क्योंकि ये t का फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, नीचे में dt चाहिए, तो dt का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और dt का ऊपर। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को कि एक साथ ले लेना है वेरिएबल को, जैसे ये t वाला वेरिएबल है तो log t को एक साथ लिख लेना है। ठीक है, कैसे, तो d/dt log t, और साथ में ये जो dt/dx है उसको एक साथ ऐसे, ठीक है, इंटू में dt/dx। ठीक है, ध्यान है आपको, ये क्वेश्चन में आप लोग को ऐसे नहीं बनाना है फूल माला, है ना, ये सिर्फ समझने के लिए है, बाकी आप वहां पर ऐसे नहीं बनाओगे। ठीक है, अच्छा, इसका बेस ई था ना, उसको लेके चलना है हमको ना, बेस ई था उसको लेके चलना है। अब जो है log t का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, log t का हो जाएगा 1/t और dt/dx। अब क्या कर लेते हैं, t की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग घुमाने से, तो 1/sin e टू दी पावर x और d/dx t मतलब sin e की पावर x। अब इसका अभी भी डिफरेंशिएशन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि sin x होता तो निकल जाता। अब इस बार क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला टर्म है उसको मान लेंगे कोई और फंक्शन, तो अगेन एज्यूम कर लेते हैं कि e टू दी पावर x इक्वल टू u, कुछ भी मान सकते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इधर आ जाएगा dy/dx और यहाँ 1/sin e टू दी पावर x और d/dx sin u। अब फिर से वैसा ही कि यहाँ u का फंक्शन है, u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए, तो du का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस d/du को sin u के साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो वैसा ही लिखते हैं
क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन e टू द पावर x और d बाई डी यू इसका साइन u का और साथ में du बटा डी। ठीक है, तो साइन u का हो जाएगा cos u, तो 1 अपॉन साइन e टू द पावर x इंटू में cos u और du बाई डी। अब क्या कर देते हैं, u का मान रख लेते हैं। ठीक है, तो u का जो मान है उसको वापस रख देते हैं यहाँ पे। क्या मिल जाएगा cos u, u मतलब e टू दी पावर x अपॉन में साइन e टू दी पावर x और d बाई डी एक्स u मतलब e टू दी पावर x। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये cos बटा साइन सेम है तो cot हो जाएगा, cot e टू दी पावर x और e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x, ये आ जाएगा e के पावर x। थोड़ा सा उसको पहले लिख लेते हैं, तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू में cot e टू दी पावर x। ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल। ठीक है, अगला वाला हम लोग आ जाते हैं यूनिट 3 या इकाई 3। तो फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x इक्वल माइनस 20। ठीक है, फलन 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20 का उच्चिष्ट व निम्निष्ट वैल्यू ज्ञात करना। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए भी हमने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप एमकेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां पे उसके बेसिक को आप वॉच कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन दिया था फलन 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 20 का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मैक्सिमा और मिनिमा निकालना। सबसे पहले हम लोग जो भी इक्वेशन दिया है उसको, फंक्शन दिया है उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लेट fx इक्वल टू दिस। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात, अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर fx का हो जाएगा f डैश x और इधर हो जाएगा 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो 6x स्क्वायर माइनस 42x, ये हो जाएगा प्लस 36 और 20 का हो जाएगा 0। ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगेन क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, पुनः अवकलन करने पर ना, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या मिल जाएगा, इस बार f डबल डैश x इक्वल टू, यहां से हो जाएगा 12x माइनस 42 और 36 का हो जाएगा 0। ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन नंबर 3। अब लोग जानते हैं फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, ठीक है ना, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या होना चाहिए, जो f डैश x है उसका मान 0, मतलब जो फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन किए हैं उसकी वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 0 के
बराबर होना चाहिए। तो जो वैल्यू आया है हम लोग का एफ डैश एक्स का, उसको 0 के बराबर लिख लेते हैं। कितना दिया है एफ डैश एक्स 6x² माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोगों ने लिख लिया फॉर मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यहां से 6 अगर कॉमन ले लें हम लोग या 6 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन इस टाइप का बन जाएगा। अब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी रख के हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिए तो x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन लिए तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 और x इक्वल माइनस 1 इक्वल टू 0। x के दो वैल्यू मिल गए 6 और 1। ठीक है, अब इन्हीं दोनों वैल्यू को रखना है किसमें, जो हम लोग का इक्वेशन 3 आया है, जो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन किए हैं। यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से तो एफ डबल डैश एक्स क्या, सबसे पहला क्या, x इक्वल टू 1 के लिए ना, फॉर x इक्वल टू 1। इसमें किसका मान रखना है, जो x की जो वैल्यू आया है इन दोनों वैल्यू को रख के चेक करना है। ठीक है, तो ये जो दोनों वैल्यू आया है उसको रख के किसमें चेक करना है हम लोग को, इक्वेशन 3 मतलब 2 बार जो डिफरेंशिएशन किए हैं उसमें। ठीक है, तो रखने के बाद जिस वैल्यू के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जिस वैल्यू के लिए क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, तो उसको हम लोग कह देंगे कि वो क्या है, मिनिमा है। और जिसके लिए एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 मतलब कि निगेटिव आएगा, तो उसको हम लोग कह देंगे वो क्या है, मैक्सिमा है। जस्ट उल्टा है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, x के जिस वैल्यू के लिए एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है या 0 से बड़ा आता है तो उसको हो जाएगा क्या, मिनिमा। और 0 से कम आता है मतलब निगेटिव आता है तो हो जाएगा मैक्सिमा। ठीक है, तो पहला निकालते हैं हम लोग फॉर x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 का मान रख देते हैं, तो एफ डबल डैश 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 इंटू में 1 माइनस 42। तो हो जाएगा 2 में से 2 गया 0, 4 में से 1 गया 3, तो माइनस 30 जो क्या आ रहा है, निगेटिव है। यहाँ लिखेंगे सिंस एफ डबल डैश ऑफ 1 इज लेस देन 0 हेंस एफ एक्स इज मैक्सिमा फॉर x इक्वल टू 1। ठीक है, निगेटिव आ रहा है अर्थात क्या हो जाएगा, अतः क्या फलन एफ एक्स इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा। अब कभी कभी उच्चिष्ट मान को भी पूछ लेता है, तो उस उच्चिष्ट मान को कैसे निकालेंगे भाई, तो जो हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ था ना पहला वाला, उस इक्वेशन में वैल्यू रख देना है, इस इक्वेशन में। ठीक है, उस इक्वेशन में क्या कर देना है, वैल्यू को रख लेना है। तो क्या हो जाएगा, एफ मिनिमा या मैक्सिमा, मैक्सिमा निकाला है ना, एफ मैक्सिमा क्या है, 1 के लिए। 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 21 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू में 1 और माइनस 20। सॉल्व कर देंगे, एफ मैक्सिमा हम लोग का आ जाएगा 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20। ये हो जाएगा कितना, 20 और 21 41 हो जाएगा, 36 और 2 38, 38 माइनस 41 यानी कि माइनस 3 आ जाएगा, क्या, उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान।
ठीक है, मैक्सिमा वैल्यू। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं किसमें, x इक्वल टू 6, ठीक है, फॉर x इक्वल टू 6। अब x इक्वल टू 6 को रखना है किसमें, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में मान रखते हैं तो f डबल डैश 6 इक्वल टू हो जाएगा क्या, 12x। तो 12 इंटू 6 माइनस 42 कितना आ जाएगा, 12 छक 72 माइनस 42, यह आ जाएगा प्लस 30, यानी कि जो कि क्या है, पॉजिटिव है, या दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस, हाँ ये तो ठीक है, वो तो हो गया, हेंस fx इज मिनिमा फॉर x इक्वल टू 6। ठीक है, क्या x इक्वल टू 6 के लिए फलन fx निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ होगा। अब वो निम्निष्ठ वैल्यू को भी निकाल लेते हैं, तो एफ एक्स मिनिमा, क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया था उसमें इस बार अब x के जगह में क्या रख देना है, 6 रख देना है। तो इक्वेशन हम लोग का क्या था, इक्वेशन था ये, है ना, इसमें जो है हम लोग वैल्यू रख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिनिमा, है ना, या न्यूनतम, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 का क्यूब माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू में 6 और माइनस 20। सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुने 6 तक 36 गुने 216, ठीक है, माइनस 36 गुने 21, तो 126 6 12, 21 63 63 और 2 65 और 10 75। ठीक है, कितना आ जाएगा, 756, 36 छक्का 216 और माइनस में 20। तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का 2 छक 12, 2 एकम 2 1 3, 2 दूना 4, माइनस 756 और 20 जुड़ जाएगा उसमें, तो कितना आ जाएगा, 756 776 हो जाएगा, 776 प्लस में 216 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 2 6 8, 3 और 1 4, 4 और 2 6, माइनस 776। तो क्या मिल जाएगा, 6 में से 16 में से 8 गया 8, और 6 में से 4 गया 2, और 7 में से 1 गया 6 गया 1, तो माइनस 128 आ जाएगा इसका, क्या 128 इसका आएगा, वो क्या कहलाएगा, निम्निष्ठ मान, निम्निष्ठ या मिनिमा, मिनिमा वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x क्यूब माइनस 2x एट द पॉइंट 1,1। बिंदु 1,1 पर वक्र x क्यूब माइनस 2x की स्पर्श रेखा और अविलंब का समीकरण ज्ञात करना। ठीक है, गिवन फंक्शन जो है दिया हुआ है f(x) इक्वल टू मान लेते हैं x क्यूब माइनस 2x, और जो पॉइंट दिया है वो दिया है 1,1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो हम लोग जो जानते हैं वी नो दैट
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जिसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। और दूसरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जिसको हम लोग बोलते हैं अविलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण। ठीक है, ये क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन m और x माइनस। ठीक, यहां पर जो m है वो क्या है, तो वेयर m जो है स्लोप है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे ढाल, या ये होता है dy बाई dx, या ऐसे को हम लोग बोल सकते हैं dy बाई dx इसका fx का, या दूसरे शब्दों में f डैश x। ठीक है, और एट पॉइंट ऑन x1 y, इस पॉइंट पे हम लोग को निकालना है। ठीक है, पॉइंट हम लोग के पास गिवन है x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई dx। ठीक है, तो जो इक्वेशन 1 है डिफरेंशियल इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन कर देंगे उसका, तो क्या मिल जाएगा, f डैश x इक्वल टू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और 2x का हो जाएगा 2। ठीक है, और एट पॉइंट क्या 1,1 x1 है ना, तो dy बाई dx एट 1,1, यानी किसी को f डैश x भी बोलेंगे, कितना आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर माइनस 2, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 है। यही हम लोग का क्या कहलाएगा, m यानी कि स्लोप। ठीक है, यही हम लोग का क्या कहलाएगा, m या स्लोप। अब जो है, जो इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दोनों में वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा का समीकरण, y माइनस y1 यानी कि y माइनस 1 इक्वल टू m यानी कि 1 और x माइनस 1 यानी कि 1। सॉल्व कर देते हैं, तो y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, x को इधर ले आते हैं या इसको उधर ले जाते हैं, बातें की है, तो y माइनस x इक्वल टू -1 उधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, 0। तो ये हम लोग का पहला समीकरण मिल गया, किसका, स्पर्श रेखा का समीकरण या टेंजेंट का। दूसरा हम लोग आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या क्या अविलंब का समीकरण। तो इसमें फॉर्मूले हमारे रख देते हैं y माइनस y1 यानी कि 1 इक्वल टू -1/n। तो इस बार क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में 1 और x माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस 1, इस बार -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x प्लस x को इधर ले आएंगे तो x प्लस y, और ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 2। तो
ये हम लोग को मिल जाएगा क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या विलंब का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इकाई 4 या यूनिट 4 में। उसका पहला क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड लाइंस आर पैरेलल। सिद्ध करना है कि रेखाएं ये दोनों परस्पर लंबवत हैं और ये दोनों परस्पर समांतर हैं। तो इसका भी हमने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है इस टॉपिक का, स्ट्रेट लाइन का या सरल रेखा का परपेंडिकुलर और पैरेलल के बेस पे, ठीक है। तो वहां से आप लोग जाकर के बेसिक को वाच कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि अगर दो सरल रेखा कौन a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये दो लाइन हम लोग को दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा। तो ये दोनों सरल रेखा, पहला केस कि जब परपेंडिकुलर होंगे, हाँ, तो हम लोग जानते हैं कि दो सरल रेखा अगर हम लोग के पास गिवन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, तो दो कंडीशन होता है, दोनों अगर परपेंडिकुलर हो या लंबवत हो तो दोनों का जो स्लोप होगा m1 m2, उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 के इक्वल होगा। और अगर दोनों पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं, तो दोनों का जो स्लोप है वो इक्वल होगा। क्लियर है? दो सरल रेखाओं के परपेंडिकुलर होने पर क्या शर्त होना चाहिए कि दोनों के जो स्लोप है या ढाल है या प्रवणता है, उनका जो गुणनफल है वो -1 के बराबर होना चाहिए। और पैरेलल होगा तो दोनों का ढाल या प्रवणता या स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। हाँ, ये दो लाइंस दिए हुए हैं, प्रूव करना है हम लोग को ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है या लंबवत, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग फ्रॉम 1, ये 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, 3y को उधर ले जाते हैं और बाकी को यही रहने देते हैं, 4x माइनस 8। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल टू 4/3x माइनस 8/3, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, मानक समीकरण इसका सरल रेखा का क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो चूंकि ये लाइन 1 के लिए इसमें हम लोग मान लेंगे क्या, तो m1 इक्वल टू निकल आएगा 4/3। ये हो गया किसके लिए, फर्स्ट। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा इस बार, तो 4y इक्वल टू -3x माइनस 5, y इक्वल टू मिल जाएगा क्या, -3/4x माइनस 5/4। अब इसका अगेन कंपेयर कर देते हैं किससे, y इक्वल टू mx प्लस c। क्या मिल जाएगा, m2 हम लोग को मिल जाएगा -3/4। अब क्योंकि क्या करना है हमने को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर कब होगा, m1 इंटू m2 बराबर क्या होना चाहिए, -1। तो m1 का मान कितना दिया हुआ है, 4/3 और m2 का मान आ गया है -3/4, -3/4। सॉल्व कर देते हैं, 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा, -1। तो क्या हो गया, दोनों जो है सरल रेखा क्या हो गए, लंबवत। यही हम लोग को प्रूव करना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लाइन बोला है, क्या बोला है कि ये जो दोनों लाइंस हैं उनको क्या प्रूव करना है, समांतर या पैरेलल प्रूव करना है। तो दो लाइन हम लोग के पास दे दिए हैं, अब इनको भी वैसे ही करते हैं।
फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, तो 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3y इक्वल टू -2x और +7। y की वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा -2/3x प्लस में 7/3। अब इसका कंपेयर कर लेते हैं हम लोग किससे, जो बेसिक इक्वेशन होता है। क्या बेसिक इक्वेशन हम लोग के पास क्या होता है, जो मानक समीकरण है, मानक समीकरण है y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ से हम लोग को m1 मिल जाएगा, m1 इक्वल टू -2/3। ये पहला इक्वेशन। सेम ऐसे ही हम लोग दूसरे इक्वेशन के लिए निकालते हैं, तो क्या मिल जाएगा, सेकेंड इक्वेशन के समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 18y इक्वल टू -12x और +8। सबको उधर ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा -12/18 x प्लस 8/18। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूना 12, 6 3 18, 2 चौके 8, 2 9 18। तो y इक्वल टू मिल जाएगा -2/3 x प्लस में 4/9। अब इसका फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो m2 मिल जाएगा हम लोग को -2/3। अब दोनों को हम लोग ध्यान दें तो m1 और m2 क्या है, इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस m1 इक्वल टू m2, जो क्या है, दोनों लाइन के स्लोप या ढाल है। लिख भी सकते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन 1 और इधर लिख लेंगे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन 2। ठीक है, दोनों की प्रवणता क्या है, इक्वल है। अतः सरल रेखा परस्पर समांतर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द वर्टेक्स एक्सिस फोकस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। परवलय इतना का शीर्ष अक्ष नाभि नियता का समीकरण तथा नाभि लंब ज्ञात करना है। तो प्यारे छात्रों, इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है परवलय का, आप थंबनेल में देखिएगा, ठीक है, या प्लेलिस्ट में आपको कोनिक सेक्शन के नाम से दिखेगा पैराबोला, उसमें जो है हमने इसी सेम क्वेश्चन का ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं, आप वहां से इसको वॉच कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसके अथवा में। अथवा में क्वेश्चन जो दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स whose focus is 1, 2, डायरेक्ट्रिक्स दे दिया है एंड इसेंट्रिसिटी दे दिया है 1/2। ठीक है, क्या कर रहा है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी नाभि 1, 2 है और नियता का समीकरण 3x + 4y = 5 और उत्केंद्रता दे दिया है 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये डायग्राम बना लेंगे हम लोग। डायग्राम में इलिप्स है और ये उसका क्या है, डायरेक्ट्रिक्स या नियता। ठीक है, ये उसकी नाभि हो गई, फोकस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो इलिप्स का परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो SP है, SP मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो E × PM के बराबर होगा। E × PM के बराबर। ठीक है, तो SP = E। E कितना दिया हुआ था, इसेंट्रिसिटी 1/2 और P। यहां से हम लोग 2 को इधर ले आए तो 2 × SP = हो जाएगा P। ठीक है, अब यहां पे हम लोग बात करें कि ये जो SP और PM क्या है,
तो SP मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दो पॉइंट के बीच का अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, ऐसा पॉइंट दिया हुआ है AB, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 और इसका सपोज दे दिया है x2 y2, और अगर हम लोग को AB निकालना है तो AB के लिए फॉर्मूला ये, ठीक है। सेम वैसे ही अगर कोई लाइन है उस पर हम लोग का कोई पॉइंट से अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, जैसे ये लाइन हम लोग मान लेते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, इस पर एक पॉइंट x1 y1 से हम लोग क्या करते हैं, PM परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करते हैं, तो इस परपेंडिकुलर लेंथ की लंबाई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, PM इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c और अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर अंडर रूट आएगा रूट, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करने में तो हो जाएगा 4sp स्क्वायर और इधर हो जाएगा pm। ध्यान, अब ये जो 4sp स्क्वायर है, sp स्क्वायर मतलब डिस्टेंस, ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगा लिया हम लोग, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इधर हम लोग आते हैं तो pm स्क्वायर मतलब सेम वैसे ही हो जाएगा। इस पॉइंट से हम लोग क्या किए हैं, परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ किए हैं, इसके इस लाइन में, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 3x प्लस 4y माइनस 5 और अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का, और इस पूरे का क्या रहेगा, स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसको, तो इसको सॉल्व करते हैं, 4 यहाँ मिल जाएगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें भी सेम वैसे ही y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर ऊपर में आ जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 5 का होल स्क्वायर और अपॉन में इसके रूट के कारण स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 9 प्लस 16 यानी कि 25 को इधर ले आते हैं क्रॉस में, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100 और 100 के साथ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y और प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 इक्वल, इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करें। ठीक है, इस पूरे को a मान लेते हैं, इसको b और इसको c, तो क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर और प्लस 25 और प्लस 2ab, तो 2 3 जा 6 4 जा 24 x1 हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, हम लोग सेपरेट करके कर रहे हैं। ठीक है, 2bc, तो 2bc मतलब b और c है ना, माइनस में है, माइनस में आ जाएगा 5 के 20 गुना 40 y और 2ca, तो c और a, ये भी फिर से माइनस में होगा, 5 3 15 गुना 60, तो माइनस 60x। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हो जाएगा
100x² प्लस 100y² माइनस 200x माइनस 400y प्लस 500 और इक्वल टू में इधर 9x² प्लस 16y² और प्लस 25 प्लस 24xy माइनस 60x माइनस 40y। अब सभी को एक तरफ लाकर सॉल्व, जैसे 100x² है, ये 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 91x², 100y² में से 16 चला जाएगा, 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 1 गया 8, ठीक है। 84y²। नाउ 200x और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 140x और 400y में से 40 चला जाएगा तो 0 और 10 में से 4 गया 6, 360 y आ जाएगा और 24xy, ये तो इधर नहीं है तो वो टर्म पूरा पूरा आ जाएगा माइनस 24xy और 500 में से 25 माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया 7, 475 इक्वल टू 0। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो 60x आया था हम लोग का, वो 5 3 15 गुना 30 आया, 30x आया ना, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन 30x आएगा और 40y तो सेम, तो उसके कारण यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा ना, बाकी वैल्यू सेम है, x वाला चेंजेस आ जाएगा 170 आएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आएगा हम लोग का, यही हम लोग उस वृत्त या एलिप्स का समीकरण, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट में आते हैं हम लोग यूनिट 5 या इकाई 5। पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स दे दिया है और फ्रीक्वेंसी दे दिया है, हम लोग को क्या निकालना है, माध्यिका या मीडियन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मीडियन है हमने ऑलरेडी स्टैटिक्स के वीडियो बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में आप जा करके वहां से बेसिक देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा हमने सीरीज के बारे में डिस्कस किया है कि जब भी आप स्टैटिक्स या सांख्यिकी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको श्रेणी या सीरीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर सीरीज का कॉन्सेप्ट या श्रेणी का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है और बहुत अच्छे से आपको क्लियर है, तो फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्योंकि यहाँ पर मीडियन की बात करेंगे माध्यिका का, तो माध्यिका का भी 3-4 फॉर्मूले अलग अलग होते हैं सभी श्रेणी में। तो आपको कौन सा श्रेणी है तो कब किस फॉर्मूले को यूज करना है, उसके लिए बेटर आपको तभी होगा जब हम लोग श्रेणी या सीरीज के बारे में अध्ययन पहले से अच्छे से करें, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। सबसे पहले अंक दे दिया है, अंक जिसको हम लोग बोलेंगे मार्क्स। मार्क्स दे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और बगल में हम लोग के पास आवृत्ति दे दिया है, या जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी या एफ। क्या दे दिया है 20, 36, 44, 33 और 18। तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग का, वो है हम लोग का सतत श्रेणी, ठीक है ना। किसका है, सतत
श्रेणी, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज में भी दो प्रकार के होते हैं, समावेशी और अपवर्ती। समावेशी और अपवर्ती, जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव, और एक को बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो इनमें भी दो प्रकार है, एक असेंडिंग ऑर्डर का रहेगा, एक डिसेंडिंग ऑर्डर का। यहाँ भी दो प्रकार रहेगा, एक असेंडिंग ऑर्डर का रहेगा और एक डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो चार प्रकार का क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेगा इसमें कंटिन्यूअस सीरीज में या सफिशिएंट। तो ये जो क्वेश्चन दिया है वो कंटिन्यूअस सीरीज का है और कौन सा है, अपवर्ती या एक्सक्लूसिव श्रेणी का है, और जिसमें कौन सा है, बढ़ते क्रम वाला असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पर क्या, संचयी आवृत्ति या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एक कॉलम और बना लेते हैं हम लोग, उसमें निकालना है हम लोग को संचयी आवृत्ति, जिसको हम लोग बोलेंगे CF या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे इसको, तो जो पहला वाला फ्रीक्वेंसी है उसको जस का तस लिख लेंगे और दूसरे वाले फ्रीक्वेंसी को प्लस कर करके लिखना है, नेक्स्ट वाला। तो ये हो जाएगा 56, अगेन इसको प्लस कर देंगे, तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, फिर इसको जोड़ेंगे तो 133, और ये हो जाएगा 8 3 11, और 3 1 4 1 5 और 1। इस पूरे को जोड़ देंगे, समेशन ऑफ f हम लोग का मिल जाएगा 8 3 11 4 15 15 6 21 1 2 2 1 3 3 3 6 6 4 10 13 2 15, 151। ध्यान रखना है कि समेशन ऑफ f जो आएगा संचयी आवृत्ति यानी कि CF वाले के आखिरी में वही आना, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो मिस्टेक नहीं है, सही है। ठीक है, अब इसी को हम लोग बोलेंगे n। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले n/2 करना पड़ेगा हम लोग को। n/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 151/2, जो कि आ जाएगा 2 7 14, 2 5 10 और 2 5 75/5। 2 7 14, 1 बचेगा 11, 2 5 10, 1 10 बचेगा तो 2 बचे 10। अब ये जो जहां आएगा, ठीक है, तो उसको देखना है हम लोग को, इसमें शामिल होगा। ठीक है, तो इसके ठीक सामने जो हम लोग का वर्ग रहेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, माध्यिका वर्ग। क्या कहेंगे इसको, माध्यिका वर्ग, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मीडियन क्लास, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। तो जब ये मीडियन क्लास हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोल लेंगे भाई, कि ये क्या है, ये हो जाएगा हम लोग का L1, ये हो जाएगा L2, और इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, F। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इसको थोड़ा हम लोग इरेज कर लेते हैं, समझने के लिए था। ठीक है, तो क्लियर है। तो ये हम लोग का क्या कर जाएगा, F, और उसके ठीक पहले वाला संचयी आवृत्ति को हम लोग बोलते हैं C। फॉर्मूला क्या होगा, m = L1 + L2 - L1 और इनटू में n/2 - C और अपॉन में f। फॉर्मूले में मान रख लेते हैं, L1 मतलब 20 प्लस 30 - 20 गुने में n/2 मतलब 75.5 माइनस C मतलब 56 और अपॉन में f यानी 44। ये हो जाएगा 20 प्लस 10 गुने में 10.5 और 15 में से 6 गया 9 और 6 में से 5 गया 19.5 बटे में 44। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे पूरी को तो ये आ जाएगा हम लोग का 4.4 समथिंग, पूरे को ऐड कर देंगे तो 24.4। ये हो जाएगा हम लोग का दिए गए क्वेश्चन का माध्यिका या मीडियन। ठीक है,
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा। मीन दे दिया है और इधर फ्रीक्वेंसी दे दिया है। हम लोग को क्या निकालना है, बहुलक क्या है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन दे दिया था हम लोग के पास क्या, मीन दिया हुआ था, मतलब कि क्या उसको बोल सकते हैं, माध्य, माध्य वैल्यू ना, माध्य वैल्यू या मीन दिया, और आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी हम लोग के पास दिया, ठीक है, f। तो मोड के लिए हम लोग सबसे पहले तो करेंगे क्या कि क्लास निकालना पड़ेगा, मतलब वर्ग निकालना, ठीक है। तो मीन के थ्रू हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पहले वर्ग या क्लास। तो क्लास कैसे निकालेंगे, तो 10-10 का गैप दिख रहा है, 15-10, 25, 25-10, 35, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका क्लास क्या हो जाएगा हम लोग का, 10 से 20, दूसरा हो जाएगा 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फिर आ जाएगा 50 से 60, फिर 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90, ठीक है। यह हम लोग क्या निकाल लिए, क्लास, उसका वर्ग। अब हम लोग जानते हैं कि जिसका आवृत्ति सबसे ज्यादा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोड क्लास या बहुलक वर्ग। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, बहुलक वर्ग या मोड क्लास, ठीक है। जब ये मोड क्लास हो गया तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, L1, और इसको बोल देंगे L2, और इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं F1। इसके ठीक पहले वाले को बोलेंगे F0 और इसको बोलेंगे F। तो फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का Z इक्वल मतलब बहुलक इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 इंटू में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस, कहीं कहीं बुक में इस F1 को Fm ले लेता है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास। तो जैसा भी आपको क्लियर हो, याद करने से मतलब है, ठीक है। अब उसमें फॉर्मूले को रख देते हैं, वैल्यू को L1 आया हम लोग का 50 प्लस L2 मतलब 60 माइनस 50 और F1 मतलब 28 माइनस F0 मतलब 60 अपॉन में 2F1 2 इंटू 28 माइनस F0 60 और F2 हम लोग का है 50, ठीक है। पूरे को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ आ जाएगा 50 प्लस यहाँ आ जाएगा 10 इंटू ये हो जाएगा 16, 12, 28, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 12, नीचे में 56 माइनस 16, 15, 21, ये हो जाएगा 50 प्लस 12,120 बटे में 6 में से 1 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 25, तो 5 बचे 25, 5 दूना 10, 5 चौके 20, ठीक है। फिर 5 से 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, ये हो जाएगा हम लोग का बहुलक 54.8, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का बहुलक या मोड क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब इस बार मेथड पहले से मेंशन कर दिया है, ठीक है। x दिया हुआ है और इधर f दे दिया, ठीक है। क्या निकालना हम लोग को, मानक विचलन निकालना है, किस मेथड से, प्रत्यक्ष, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, आकार दे दिया था साइज, ठीक है, साइज, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी f दे दिया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समेशन ऑफ f निकाल लेते हैं, तो 3 3 6 5 11 11 3 14 2 16 17 आ जाएगा हम लोग समेशन ऑफ f, ठीक है। फिर हम लोग निकालते हैं क्या,
पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या, fx, ठीक है। तो 4, 12, 24, 50, 36, 28, 16, ठीक है। समेशन ऑफ fx की बात करेंगे तो यह आ जाएगा 8 से 14, 6, 20, 20, 4, 24, 24 और 2, 26 और 4, 30 और 3 है 4 और 6, 6 3 7, 6 3 7, 6 3 9, 9 9 5 14, 14 16, 170 है, ठीक है। 170 आएगा। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है माध्य का, समांतर माध्य जिसको बोलेंगे, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ fx बटे में समेशन ऑफ f, क्या हो जाएगा 170 बटे में 17, ये हो जाएगा 10, ठीक है। चाहे तो हम लोग इसको dx a भी मान करके बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही है। चलिए अब हम लोग अगला टेबल बनाएंगे, उस टेबल में क्या करना है हम लोग को, अगला जो कॉलम रहेगा वो रहेगा x माइनस x बार, ठीक है। x माइनस x बार कितना है हम लोग का 10, x मतलब 4 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 8 2 4 6। अगला जो निकालना है हम लोग को x माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 16 4 0 4 16 36। अब लास्ट में निकालना है हम लोग को f इंटू में x माइनस x बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो f वाले का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, इस टेबल में। तो 36 यहाँ जाएगा 16 गुना 32, 3 चौके 12, ये हो जाएगा 0, 3 चौके 12, 16 गुना 32, 36। अब इसको जोड़ देते हैं, समेशन ऑफ f x माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हम लोग का 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 6 20 2 3 5 5 3 8 8 1 9 1 10 10 6 16 160 आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब जो मानक विचलन या इसी को हम लोग प्रमाप विचलन भी कहते हैं, प्रमाप विचलन या इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसका जो प्रत्यक्ष विधि होता है, प्रत्यक्ष विधि जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड, इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ f इंटू x माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ f, ठीक है। फॉर्मूले में रख देना है तो कितना आ जाएगा हम लोग का अंडर रूट 160 और अपॉन में समेशन ऑफ f कितना है 70। इसको जब सॉल्व कर देंगे हम लोग अंदर में 9 4 डबल डबल या 3.068 समथिंग आएगा और यही हो जाएगा हम लोग का क्या, मानक विचलन, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।